जिसमें उनकी सारी इंटेलिजेंस परफेक्ट तरीके से समाई हुई है, वो है वॉल्टेन, यानी छोटे से जंगल में एक जीवन। वॉल्टेन वर्ड का लिटरल मीनिंग है एक ऐसी घाटी जहां छोटा सा जंगल हो। थोरो को द पोएट नेचुरलिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बिलीव करते थे कि केवल एक वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें हमें नेचर के सारे लॉज देखने को मिलते हैं और जिसके बारे में हम केवल ऑब्जर्वेशन से ही सीख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें न्यू इंग्लैंड स्टोइक भी कहते हैं, जिसका मतलब है न्यू इंग्लैंड का स्टोइक। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों, यानी कि न्यू इंग्लैंड में रहने वाला स्टोइक पर्सन। अब आप ये मत समझिएगा कि ये न्यू इंग्लैंड वो इंग्लैंड है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, जिसने हम पर राज किया था। दरअसल जब अमेरिका की खोज हुई थी तो ब्रिटेन के कुछ लोग अमेरिका चले गए थे और जिस जगह उन्होंने रहना शुरू किया उस जगह का नाम अपनी कंट्री इंग्लैंड के नाम पर न्यू इंग्लैंड रख दिया। और स्टोइक वर्ड का मतलब होता है जो अपने दुख के समय में भी उदास नहीं होते। वैसे स्टोइसिज्म और एस्थेटिसिज्म दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। इन दोनों नामों के बाद उन्हें एक और नाम दिया गया था, मॉडर्न जैक्स, यानी मॉडर्न टाइम का जैक्स। ये सारे नाम इसीलिए दिए गए थे क्योंकि उन्हें जानने वाले चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा नाम दिया जाए जो कि इस इंसान को डिफाइन कर सके, जो कि कॉनकॉर्ड और कैथे का मिला जुला रूप है। कॉनकॉर्ड और कैथे अमेरिका की जगह हैं। ये सारे नाम जम्स ऑफ ट्रूथ हैं। जम्स ऑफ ट्रूथ का मतलब है केवल थोड़ी सी सच्चाई। इन सारे नामों को दो वजहों से मिसलीडिंग बोला गया है। नंबर 1, थोरो की इतनी सारी क्वालिटीज को एक नाम से नहीं बांधा जा सकता। नंबर 2, इन सारे नामों में उनकी मेन क्वालिटीज को नहीं शामिल किया गया है। वैसे थोरो कम ही पोएम्स लिखते थे, पर उनकी पोएम्स में कभी कभी सुपरनल थॉट्स की झलक मिलती है। सुपरनल थॉट्स का मतलब है डिवाइन, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली। वो बहुत नेचुरलिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने नेचर और नेचर के हर एलिमेंट की बॉडी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके उनकी सोल को आइडेंटिफाई किया। और इसलिए एमर्सन ने एक पोएम लिखी, नेम्ड ऑल बर्ड्स विदाउट अ गन। लेकिन वो प्राइमरी नहीं बल्कि इंसिडेंटली एक नेचुरलिस्ट थे। नेचर के लिए इस लगाव के जरिए उन्हें एक सीधा रास्ता मिला था अपने गोल तक पहुंचने के लिए। शुरुआत में हमें लगता है कि वो एक स्टोइक हैं, लेकिन लास्ट एनालिसिस से हमें पता लगता है कि वो फार साइटेड एपिक्यूरियन हैं, यानी कि दूर की सोच रखने वाला। मगर ऐसा इंसान जो कि अच्छा खाना ड्रिंक्स पा करके एक्साइटेड हो जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोइसिज्म की नहीं बल्कि एसेटिसिज्म की हैं। उनकी उदासी कोई पोज नहीं बल्कि एक फैक्ट है कि वो तुनक मिजाज थे, जिसे शायद उन्होंने खुद कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्हें मॉडर्न जैक्स बोला जाता है। लेकिन जैक को यह पता था कि उनके टाइम के बाकी लोग कैसे हैं, मगर थोरो अपने टाइम की जनरेशन को नहीं जानते थे और वो जानना भी नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी थोड़ा बहुत ही जानते थे। वैसे तो उन इंटेलिजेंट और मास्टरमाइंड्स को जानते थे जो अब बहुत फेमस हैं। उन्होंने वुड्स की लाइफ को अपनी साफ और प्यार भरी आंखों से देखा, दिल से समझा और फिर उसे लिखा। खुला आसमां, हवादार पहाड़ी का अकेलापन, तूफानी हवा, दिन का चढ़ना और ढलना, इन सब चीज़ों ने उनसे अपनी बातें इतनी क्लियरली कहीं जितनी कि आज तक किसी से नहीं कही थी। फिर भी उन पर चढ़ाए गए ये लेबल्स हमें मिसलीड ही करते हैं। अगर हम उन्हें लिबरेटर कहते हैं तो मुझे याद आता है कि उनकी जिंदगी, उनकी लिखी हुई चीज़ें लिबर्टी के लिए इंस्पायर करती हैं। थोरो के लिए आज़ादी का मतलब था पिंच बैक गॉड से आज़ादी, लाइफ को पूरी तरह से जीने का मौका, पकने का मौका और एंजॉय करने का मौका। उनके जिस वर्क को बेस्ट माना जाता है उसमें सजेशंस भरे हुए हैं। वो अपने रीडर से कहते हैं कि आओ और अपनी गुलामी से आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअली, फिजिकली, मॉरली और मेंटली हर तरीके से मुक्त हो जाएं। उनकी बाकी किताबों में कहीं पर भी वो इतने एक्टिवली आज़ादी पर जोर नहीं देते। ये लिबरेटिंग फोर्स केवल वॉल्डेन में ही है, जिसके टाइटल पेज पर ही एक ब्रेव अनाउंसमेंट है कि वो उदासी पर कोई कविता नहीं लिखना चाहते, बल्कि उस मुर्गे की तरह शेखी बघाड़ना चाहते हैं जो रोज उनके पड़ोसियों को जगाता है। इसी वजह से हमें वॉल्डेन के पन्नों में पावर का वो करंट मिलता है
जिसे थॉरो ने सप्लाई किया है। हम उनकी पर्सनैलिटी को छूते हैं, जो पर्सनैलिटी कई सारे इंटीमेट प्रिविलेजेस यानी कोई कुछ विशेष अधिकारों को एफर्ट कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि थॉरो अपने आप को उतना नहीं जानते थे जितना कि वो मैंग के इंटेलिजेंस को जानते थे, और जितना कि गिलहरी जैसे दिखने वाले चिपंक उनके दरवाजे की चौखट को जानते थे। अगर हम उन्हें उनके काम की मदद से जानने की कोशिश करेंगे तो हम कई जगह उन्हें गलत पाएंगे, और फिर हमारे मन में उनकी जो पिक्चर बनेगी वो उनके इफेक्ट को कम कर देगी। वो उतने अनह्यूमन नहीं थे जितना उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया है। वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए। सबसे ज़रूरी बात, खुद को जितना मनमौजी उन्होंने अपनी किताब में दिखाया है वो रियल में ऐसे नहीं थे। हमें लगता है तब और अब वो दूसरों के साथ साथ खुद को भी ये जताना चाहते थे कि वो ऐसे ही हैं। मुझे याद है उनकी वो झलक, स्ट्रॉन्ग, नैरो डीप लाइन्ड फेस, सेंसिटिव माउथ, सिंपैथी से भरी आंखें, उनके प्रति पूरी तरह अट्रैक्ट होके उनकी बढ़ा चढ़ा कर की गई बातों से अवॉइड हुए बिना हमें उनकी लाइफ और उनका काम, ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। हेनरी डेविड थॉरो का जन्म 12 जुलाई 1817 को कॉनकोर्ड, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके दादा फ्रेंच थे और दादी स्कॉटलैंड की। न्यू इंग्लैंड के माहौल के साथ साथ ये फ्रेंच और स्कॉटिश धागों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न बनाया था, और उनके कैरेक्टर के कपड़े पर वो पैटर्न बहुत फपता था। उन्होंने अपने दादाजी से फ्रेंच सीखी, फ्रेजेस पर मास्टरी की और मैनुअल डेक्सटेरिटी पर भी। अपनी दादी माँ से उन्हें इमेजिनेशन का गुण मिला, पर असल में वो पूरी तरह से न्यू इंग्लैंड के पर्सन थे। स्ट्रॉन्ग, लिमिटेड, कम बोलने वाले, अपनी टेंडरनेस से सबको सरप्राइज कर देने वाले। उनका चार्म ऐसा था मानो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर खिला हुआ आरबूटल का गुच्छा या चट्टान के ऊपर झुरमुट में लगी हुई हरी बेल। सादा जीवन, वो भी अभाव की कगार तक, ये थॉरो के बचपन के घर का नियम था। लेकिन वहां ऊंचे और अमीर विचारों की कमी नहीं थी। उस कम खर्च वाले घर में इंटेलिजेंस की सही कीमत समझी जाती थी। थॉरो को हार्वर्ड भेजने के लिए उस फैमिली ने कई सेक्रीफाइसेस किए। उस घर ने उनके अंदर स्लेवरी के लिए नफरत के बीज बो दिए थे। सबसे पहले सासी एजिटेटर्स वहीं जमा हुए थे, और फिर वहां वो स्लेव्स आए जो डरे हुए थे, नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे ताकि वो छिप सकें, किसी और जगह जाकर रह सकें। लिबरेटर के तौर पर काम शुरू करने के लिए वो सबसे सही शुरुआत थी। ये लोग उन्हें फ्रीडम का सिंबल समझने लगे होंगे, जिसने बाद में उनके साहस को और बढ़ा दिया। हार्वर्ड में उन्होंने 1837 में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, जहां पर फिर उन्होंने अपने डिप्लोमा के लिए मना करके $5 बचाए थे। वहां अकेले रहते थे और हमेशा क्लासिक्स में डूबे रहते थे। वहां पर उनके केवल एक दोस्त थे, इमर्सन। वो इमर्सन से 14 साल छोटे थे। थॉरो के सारे वर्ड्स में इमर्सन की छाप है। कॉलेज खत्म होने के बाद की उनकी लाइफ काफ़ी अनइवेंटफुल थी। उन्होंने थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, कॉनकॉर्ड एकेडमी में पढ़ाया, इमर्सन के भाई की फैमिली में ट्यूटर बने, अपने आस पड़ोस के किसानों पर सर्वे किया। वो मैनुअल डेक्सटेरिटी में एक्सपर्ट थे, यानी कि हाथ से बनाने वाली चीज़ों को वो अच्छे से बना सकते थे। वो अच्छे कारपेंटर थे, वो लीड पेंसिल्स बहुत अच्छे से बनाते थे। पर जैसे ही वो अपने काम में परफेक्ट हुए, उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। उनके सारे दोस्त हैरान थे। उन्होंने कहा कि जब उसमें बेहतर करने का स्कोप नहीं बचा तो मेरे मन में उनके लिए इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। उनकी पूरी लाइफ का सर्वे करने पर पता लगेगा कि ये उनका मूड चेंज नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंसी ही थी। बाद में जब उनकी फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना वो पेंसिल बनाने का काम फिर से किया। 1845 में उन्होंने वाल्टन पॉन्ड के पास एक घर बनाया था और वहाँ 2 साल बिताए थे। उनके 2 साल के अकेलेपन का रिजल्ट है वाल्टन, जो कि 9 साल पूरे होने से पहले पब्लिश ही नहीं हुई। 1849 में पब्लिश हुई थी अ वीक ऑन द कॉनकॉर्ड एंड मेरीमेक रिवर्स, जिसमें ट्रेवलिंग के पतले धागे में ऑब्जर्वेशन, नरेशन, सजेशन और कोटेशंस के रंग बिरंगे मोती गुथे हुए थे। उनका दावा था कि वो इस दुनिया को थॉरोली जानते हैं क्योंकि उन्होंने कॉनकॉर्ड में कई सालों तक ट्रेवल किया था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो इससे थोड़ा आगे चले गए थे। मेन वुड्स में कैनेडियन बॉर्डर के पार और साउथ की तरफ जाकर वो स्टेटन आइलैंड चले गए थे, जो कि बहुत हिम्मत वाला काम था।
दरअसल सच में ऐसे बहुत कम वर्ल्ड फेमस एडवेंचरर्स रहे हैं जिन्हें इस तरह की एडवांटेजेस मिली हैं। कॉनकॉर्ड में उनकी छोटी सी दुनिया ने उन्हें जो नॉलेज दी, उसी नॉलेज ने उन्हें एक रीज़न दिया वहाँ से जाने का और एक नई यात्रा पर निकलने का, जो कि अनंत है। वॉल्डन पॉन्ड के पास शिफ्ट होने से पहले कुछ और भी हुआ था, जिसे थॉरो के बारे में जानने के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। वो एक लड़की से बेहद प्यार करते थे, मगर उन्होंने अपने भाई के लिए उसे छोड़ दिया और जिंदगी भर कुंवारे रह गए। ये नहीं पता है कि इस पूरे इंसिडेंट में उस लड़की का क्या रोल था, वो क्या चाहती थी, मगर फैक्ट ये है कि वो प्यार में ईमानदार थे, ब्रदरहुड से बहुत दूर नहीं थे। और ये इंसिडेंट बताता है एक छिपी हुई उदासी को, एक ऐसी उदासी को जिसे उन्होंने हमेशा दबा कर रखा और अपनी राइटिंग में कभी जाहिर नहीं होने दिया। उस उदासी को छोड़कर अपने बाकी बचे हिस्से को ही अपनी थ्योरीज का आधार बनाया। हम इस फैक्टर को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता थॉरो ने ज्यादा प्यार कैसे किया, उस लड़की को या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस को। रिनंसिएशन दरअसल एक ऐसी लग्जरी है जिसे छोड़ना आसान नहीं है, और थॉरो की रचनाओं में इतना फेमिनिज्म है कि हमें ये शक होता है कि उनके मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ था। वो अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी आहत हो गए थे। इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि वो जितना जताने की कोशिश करते हैं उतने ठंडे और दार्शनिक प्रवृत्ति के नहीं थे। इंसानियत की धड़कनों से वो उतने दूर नहीं थे जितना वो दिखाते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने इस बारे में कहा था कि ये पेजेस बेहद ठंडे हैं और इनमें फीलिंग्स डालने पर ये जीवंत हो जाते हैं। वो उस स्पार्टेनिज्म को अफेक्ट कर रहे थे जो उनका था ही नहीं। स्पार्टेनिज्म का मतलब है स्पार्टन्स की कुछ खास आदतें, जैसे निडरता, डिटर्मिनेशन और एक स्टार्क सिंप्लिसिटी, जिसका मतलब है एम्प्टी अपीयरेंस, कोई खास भूमिका नहीं होना। पुराने घावों से अब भी खून बह रहा है। उसने कुछ रीज़न से खुद के साथ धोखा किया है। जब वो कहते हैं कि मैं अपनी तकदीर को गहराई से प्यार करता हूँ, तो हमें लग सकता है कि उनको सब एज अ ग्रांटेड मिला था, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है मानो वो अंधेरी गुफा में अकेला छोटा सा बच्चा हो जो अपने आप को मोटिवेट कर रहा हो विसिल बजाकर। 6 मई 1862 को 45 की कम उम्र में बाहरी दुनिया का ये भक्त, ऐसा लीवर जिसने कभी डिलीशियस खाने की इच्छा नहीं की, मांस, शराब और तंबाकू से दूर रहने वाला संतों की तरह साफ और पवित्र बिहेवियर वाले इस इंसान को मानो नेचर ने उन्हें परमिशन दी थी 100 साल जीने की, मगर उन्हें किसी ने छिप कर मार दिया। उनकी कब्र कॉनकॉर्ड शहर के स्लीपी हॉलो में है। सेंसिटिविटी में एमर्सन और थॉरो में बेहद समानता थी, जिससे वो हमेशा इनकार करते रहे। उनमें एक जंगलीपन था जो एमर्सन में नहीं था। उनकी हाइट मीडियम थी, झुके हुए थे, लंबे हाथ थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जहां तक हो सके लेना पसंद नहीं कर सकते थे, और लंबे हाथ हर तरह की कलाकारी में एक्सपर्ट और कैपेबल थे। अपने लंबे पैरों से बिना आवाज किए घास से भरे जंगल के उन रास्तों में चलते थे, बिल्कुल किसी भारतीय की तरह। फूले हुए होंठ थे, नाक लंबी थी, आंखें नीली, चमकीली और बेहद इंप्रेसिव थी, गहरी थीं और उन रज्ड आईब्रोज के नीचे थी। माथे पर गहरी लकीरें थीं और बाल डार्क ब्राउन थे। उनके मूवमेंट्स काफ़ी स्लो थे। वो इतने डिग्निफाइड नहीं थे कि एक बोरिंग मीटिंग से बचने के लिए पड़ोसी की दीवार के पास से दौड़ लगा दें। वो बिना थके लिख सकते थे। ऐसे रीडर थे जो थॉरोली या डिटेल में पढ़ना पसंद करते थे। उनका अपीयरेंस और दिमाग एक मिक्सचर था, स्कॉलर और वुडमैन का, खेतों के देवता और अपनी फील्ड में किसी एक्सपर्ट का। चाहे उनका तरीका कितना भी स्कॉलास्टिक रहा हो, उसके पीछे हमेशा एक एक्साइटमेंट थी जिससे वो फ्रीली काम करते थे। वो अपनी किताबों से कभी सहज नहीं हुए, पर वो ये भी जानते थे कि अपने दरवाजे पर बैठे तीतर को खाना कैसे खिलाया जाता है, शर्मीले चूहे के साथ अपना खाना कैसे शेयर किया जाता है। इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के मिक्सचर में मुझे नहीं लगता कि उस जादू का थोड़ा सा भी हिस्सा है जिसने थॉरो के मैसेज को पंख दिए हैं। मैं पहले ही इशारा कर चुका हूं कि उनका मैसेज और उनका मैजिक दोनों ही इस बुक में समाये हैं। जिन सरकमस्टांसेस की वजह से ये किताब लिखी गई, उन सरकमस्टांसेस का काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उन्हें समराइज किया जा सकता था। अगर थॉरो पर कोई बंधन था तो वो था कि उन्हें खाने और रहने का इंतज़ाम करने में ही
अपना ज़्यादा टाइम देना पड़ा। मगर जब ये सिक्योर हो गया तो उन्हें लगा कि अब और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है और अपनी ग्रोथ को जारी रखने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है। अपने आसपास देखने पर उन्होंने पाया कि दूसरे कई लोग उनसे भी खराब हालत में रह रहे हैं और थोड़े बहुत पैसों के बदले किसी की गुलामी कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि दूसरों के लिए और उनके खुद के लिए भी दूसरी चीज़ों की कमी से राहत पाना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ की कीमत जिंदगी होती है जिसे हम उस चीज़ के बदले एक्सचेंज करना होता है। उनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव था, अपनी जिंदगी की ज़रूरतों को कम कर देना। इसलिए जब वो दुनिया से भागकर वॉल्डेन तालाब की ओर गया तो वो इस वजह से नहीं गए थे कि वो वहां जाकर अपने मन से पढ़ लिख पाएं, खेती करें, बल्कि वो तो खुद की आज़ादी जीतने के जरिए दूसरों को भी आज़ादी का रास्ता दिखाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि जिस शरीर की ज़रूरतें पूरी करने में लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उस शरीर की असली ज़रूरतें कितनी कम हैं। वो साबित कर देंगे कि ज़िंदगी इंटेलिजेंट बनने का टाइम और अपने सोल के इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है। वो कहते हैं कि मैं सोचने और वर्शिप करने की अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करते करते बेहोश हो जाऊंगा। वर्ल्ड एंड पाउंड के पास की ज़मीन के मालिक एमर्सन थे, इसलिए उन्हें वो ज़मीन उन्हें फ्री में मिल गई थी। वहाँ उन्होंने अपने हाथों से अपना घर बनाया 28.12 में, यानी कि US डॉलर में। वो अच्छी तरह बना, प्लास्टर चढ़ा हुआ घर था जिसमें चिमनी, अंगीठी, ये सब कुछ था। यहाँ वो 2 साल तक रहे और उन्होंने चावल राई खाकर वो 2 साल बिताए। वो एक हफ्ते में खाने पर 27 सेंट खर्च करते थे। अपनी कॉटेज के पास वाली ज़मीन पर उन्होंने बीन्स उगाए थे जहाँ उन्होंने काफ़ी खुशी से काम किया था और उनकी कमाई थी 8.19 US डॉलर और ढेर सारा फिलोसॉफिकल मेडिटेशन। यहाँ वो पक्षियों और कीड़ों की ज़िंदगी के बेहद करीब थे। वो उनकी आवाज़ों में फ़र्क करना भी सीख गए थे। उन्होंने अपने घर में फूलों का एक कैलेंडर रखा था। उन्होंने अपने पास एक बुक रखी थी ताकि अपने बारे में और नेचर के बारे में ज़्यादा जान सकें। जब उन्हें लगा कि ये ज़िंदगी उन्हें जितना सिखा सकती थी उतना वो सीख चुके हैं तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और अपने पेंसिल बनाने के काम की तरह और फ्रैंकली कहा कि वो उस एक्सपेरिमेंट को छोड़कर वापस कॉनकॉर्ड के डिस्ट्रैक्शन के बीच आ गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने उनकी पर्सनैलिटी को बहुत सक्सेस दिलाई, मगर जब इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड ये बुक मार्केट में आई तो इस बुक को भी काफ़ी सक्सेस मिली। बचपन की सीख को उन्होंने और भी एक्सपेंड कर दिया था। स्टीवेंसन कहते हैं कि थॉरो ने वॉल्डेन में जो केबिन बनाया था वो दरअसल स्लेवरी से फ्रीडम तक ले जाने वाले अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की तरह लगता था। वॉल्डेन एक ऐसी किताब है जिसमें डोमेस्टिक और हेवनली दोनों ही मीनिंग्स एक दूसरे को धकेलती हैं। सब कुछ बता देने के बाद एक ही चीज़ बची है उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, उनके बढ़ा चढ़ाकर लिखने के बारे में। ये स्टाइल प्लेन है मगर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में गुथा हुआ है। नेचर के सच के बारे में इनका ऑब्जर्वेशन बेहद सटीक और सुंदर है, क्योंकि आत्मा की सच्चाई के बारे में जो बयान दिए गए वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखे गए। ये बढ़ा चढ़ाकर बोलना जानबूझकर किया गया है और किसी खास मकसद से किया गया है। वो खुद कहते हैं कि आज से पहले किसी ने भी इस सच्चाई को इस तरह नहीं बताया होगा। वो ये जानते थे कि इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने के मामले में बेहद आलसी है, इसलिए उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रुथ को बिना क्वालिफिकेशन के प्रेजेंट किया और उसे अपने ज़्यादा सैडनेस और कंपल्शन से भर दिया, यानी कि उसे उदास मगर ज़रूरी बना दिया। वॉल्डेन को पढ़ते समय रीडर्स को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि थॉरो ने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि कहीं मेरे एक्सप्रेशन से ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाएं। मेरी बातें कहीं मेरे एक्सपीरियंस की पतली गलियों से भटक ना जाएं। कहीं कहीं पर मैंने चाहा कि मैं बिना बाउंडेशन के बोलूं, मैं जागे हुए इंसान की तरह एक जागे हुए इंसान से बोलूं। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि मैं सही बातों को समझाने के लिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल सकता। कभी सुना है कि कोई म्यूज़िक से इसलिए डरता है कि कहीं वो बकवास न करने लगे। मैंने जब इस नीचे लिखे पेजेस या उनमें से ज़्यादातर को लिखना शुरू किया था तब मैं पेड़ों के बीच अपने पड़ोसी से 1 मील की दूरी पर एक घर में अकेले रहता था, जो मैंने वॉल्डेन तालाब के तट पर कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में खुद बनाया था और खुद ही मेहनत करके अपना जीवन जीता था। मैंने वहां पर 2 साल और 2 महीने बिताए थे।
प्रेजेंट में मैं फिर से अपनी सिविल लाइफ में जी रहा हूँ। अगर मेरे लाइफ के तरीके के बारे में मेरे टाउन के लोगों द्वारा विशेष पूछताछ नहीं की होती तो मुझे अपने रीडर्स को अपने मामलों के बारे में इतना नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि वो उनके लिए सही नहीं है। हालांकि अब ये मुझे बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता है और सिचुएशन को देखते हुए ये नेचुरल है। कुछ ने पूछा था कि मुझे खाने को क्या मिला, क्या मुझे अकेलापन रियलाइज नहीं होता था, क्या मुझे डर नहीं लगता था, और इसी तरह के और भी कई सवाल। अन्य लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि मैंने अपनी इनकम का कितना हिस्सा चैरिटी के उद्देश्यों के लिए डोनेट किया है, और कुछ जिनके बड़े परिवार हैं वो ये जानना चाहते थे कि मैंने कितने गरीब बच्चे पाले हैं। इसलिए मैं अपने उन रीडर्स को कहना चाहता हूँ जो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर मैं इस किताब में इनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ तो मुझे माफ़ करें। ज़्यादातर किताबों में अपने आप को फर्स्ट पर्सन को हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें इसे रखा जाएगा क्योंकि ईगो की रिस्पेक्ट से मेन डिफरेंस है। हमें आमतौर पर यह याद नहीं रहता कि आखिरकार हमेशा बोलने वाला फर्स्ट पर्सन ही होता है। मैं अपने बारे में इतनी बात नहीं करता अगर मेरा जानने वाला यहाँ कोई और भी होता। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस की कमी के कारण इस विषय तक ही लिमिटेड हूँ। इसके अलावा मैं अपनी ओर से हर लेखक से उसकी लाइफ का पहला या आखिरी सिंपल और ऑनेस्ट अकाउंट चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ वो दूसरों के बारे में सुनी बातें ना लिखे, बल्कि कुछ ऐसा लिखे जिसे वो दूर देश से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हो। क्योंकि अगर वो ईमानदारी से जिया होगा तो मेरी तरह दूर देश में होता। शायद ये पेजेस विशेष रूप से पुअर स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं। जहां तक मेरे बाकी रीडर्स की बात है, वो उन पर अप्लाई होने वाले पार्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे भरोसा है कि कोई भी कोट को पहनते समय टांगों को नहीं खींचेगा, क्योंकि वो उसके लिए हो सकता है जिसे ये फिट बैठेगा, जो उसे अच्छी सेवा देगा। मैं खुश होकर कुछ कहूँगा जो कि चीनी और सैंडविच आइलैंडर से संबंधित नहीं होगा, जितना तुमसे जो लोग ये किताब पढ़ रहे हैं और जो न्यू इंग्लैंड में रहते हैं, या कुछ हद तक आपकी सिचुएशन के बारे में, विशेष रूप से आपकी बाहरी स्थिति के बारे में होगा कि इस दुनिया के हालात, इस शहर में इसकी सिचुएशन कैसी है। क्या इस शहर की सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए जैसी है, या ये और भी खराब होगी जिसका सुधार भी नहीं किया जा सकता। मैंने कॉनकॉर्ड की हर एक जगह, जैसे दुकानों में, दफ्तरों में, खेतों में, एक अच्छी खासी यात्रा की है। वहां के रहने वाले लोगों ने मुझे हजारों तरीकों से वहां पर तपस्या करते देखा है। मैंने ब्राह्मणों के बारे में सुना है कि वो चारों ओर से आंख के बीच में बैठकर सूर्य की ओर देखते हैं, या अपने सिर को नीचा करके आंख के ऊपर उल्टा लटकते हैं, या अपने कंधों के सहारे वो उतनी देर तक सूर्य की ओर देखते हैं जितना सामान्य आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, जबकि गर्दन में एक लिक्विड मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो पेड़ पर एक पैर से चमगादड़ की तरह झूलते हैं। लंबे लंबे पिलर्स की सबसे हाईएस्ट चोटी पर एक पैर से खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि ये सारी कठिन तपस्याएं शायद ही उन दृश्यों से अधिक कठिन हों जिसे मैं प्रतिदिन देखता हूँ। हरकुलिस के 12 मजदूर उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जो कि मेरे पड़ोसियों द्वारा लिए गए थे, क्योंकि वो केवल 12 थे जिनका अंत हो गया था। लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि उन लोगों ने किसी को कैद कर लिया गया हो या किसी मजदूर को समाप्त कर दिया हो। उनके पास हाइड्रा के सिर को गर्म लोहे से जलाने वाला कोई लोलस जैसा दोस्त नहीं है। इसलिए जैसे जैसे एक सिर खत्म किया जाता है, दूसरा निकल आता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे नौजवानों टाउन्समैन का दुर्भाग्य ये है कि उन्हें विरासत में खेत, घर, खलिहान, कैटल और खेती मिले हैं। ये छुटकारा पाने की तुलना में अधिक आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। बेहतर होता कि अगर वो खुले चारागाह में पैदा हुए होते और भेड़िए को झेलने का मौका मिलता, तो स्पष्ट आंखों से देख पाते कि उन्हें किस फील्ड में मेहनत करने के लिए बुलाया गया था। उन्हें मिट्टी का मजदूर किसने बनाया? वो अपनी 60 एकड़ जमीन क्यों खाएं, जब इंसान को केवल अपनी एक चोंच की गंदगी खाने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है? वो पैदा होते ही अपनी कब्र खोदना क्यों शुरू करते हैं? उन्हें इंसान का जीवन जीना है। इन सभी चीजों को उनसे पहले धकेलना है और साथ ही साथ आगे बढ़ना है जितना वो पढ़ सकते हैं। जितने गरीब अमर आत्मा से मैं मिला हूं, वो अपने बर्डन के नीचे कुचले और दबे हुए हैं, लाइफ के रोड पर रेंग रहे हैं। अपने सामने 75 into 40 फीट के एक खलिहान को ढो रहे हैं। इसके औगियन अस्तबल
100 एकड़ जमीन, जुताई, घास काटना, पास्चर, लकड़ी और अन्य को कभी साफ नहीं किया गया। वो लोग जिन्हें इस तरह की अननेसेसरी इनहेरिटेंस में मिली बाधाओं के साथ स्ट्रगल नहीं किया है, उन्हें कुछ फीट मांस को पाने और खेती करने के लिए पर्याप्त मेहनत लगती है। लेकिन पुरुष एक गलती के तहत मेहनत करते हैं। आदमी के बेहतर हिस्से को जल्द ही खाद के लिए मिट्टी में जोता जाता है। एक इमेजिन होने वाला लक, जिसे आमतौर पर नीड कहा जाता है, वो एम्प्लॉयड होते हैं। जैसा कि एक पुरानी किताब में कहा गया है कि खजाने को जंक के साथ जमा करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और चोर उसे चोरी कर लेते हैं। ये एक बेवकूफ़ का जीवन है। अगर इसके पहले नहीं तो ये वो तब जान जाएंगे जब वो इसके अंत तक पहुंचेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूकालियन और पायरा ने पुरुषों के पीछे सिर पर पत्थर फेंक कर बनाया है। इंडेजिनस ड्यूरम सुमम एक्सपीरियंसिक लेब्रम एट डॉक्यूमेंटा डेमस क्वासिबम ओरिजन नाटी, या रॉली ने जैसे अपने मधुर तरीके से गाया है। तब से हमारा दिल दयालु है, दर्द और देखभाल को सहन करना, ये स्वीकार करना कि हमारा शरीर एक पथरीले स्वभाव का है। एक अंधे आज्ञाकारिता से लेकर चकमा देने वाला ओरेकल के लिए इतना कुछ, उनके पीछे सिर पर पत्थर फेंकना, ये ना देखते हुए कि वो कहाँ गिरेंगे। ज्यादातर पुरुष, यहाँ तक एक इस स्वतंत्र देश में भी, केवल अज्ञानता और गलती के कारण जीवन के छूटे परवाह और जरूरत से ज्यादा रूप से कठोर मेहनत में बिजी हैं कि उनके बेहतर फल उनके द्वारा नहीं तोड़े जा सकते। ज्यादा मेहनत के कारण उनकी उंगलियां बहुत अनाड़ी और कांपती हैं। दरअसल मजदूर आदमी को हर दिन सच्ची ईमानदारी के लिए फुर्सत नहीं है। वो पुरुषों के साथ उनकी पुरानी खासियत का संबंध को बनाए रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, वरना उसकी मेहनत बाजार में कब हो जाएगी। उनके पास मशीन बनने के अलावा किसी और चीज का समय नहीं है। वो अपनी उस अज्ञानता को अच्छी तरह से कैसे याद कर सकता है जो उसके विकास के लिए जरूरी है। जैसे अक्सर अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। हमें कभी कभी उन्हें बिना किसी मतलब के खाना खिलाना चाहिए और कपड़े पहनाना चाहिए, और उसके बारे में निर्णय लेने से पहले उसे अपने कॉर्डियल्स के साथ भर्ती करना चाहिए। हमारी प्रकृति के बेहतरीन गुण, जैसे फलों का खिलना, जो कि सबसे नाजुक से संभाल कर प्रिजर्व किया जा सकता है, तब भी हम ना तो अपने आप से और न ही एक दूसरे के साथ ऐसी कोमलता से पेश आते हैं। आप में से कुछ, हम सभी जानते हैं कि जो गरीब हैं और जीना मुश्किल है, कभी कभी सांस लेने के लिए हाँफते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से कुछ लोग जो इस किताब को पढ़ते हैं, उनके लिए रात के खाने के लिए पैसे देने में मुश्किल होती है जो आपने वास्तव में खाए हैं, या उन कोट और जूतों के लिए जो तेजी से पहने हुए हैं या पहले से ही पहने हुए हैं, और इस पन्ने पर उधार या चोरी का समय या 1 घंटे के अपने लेनदारों को चोरी किया गया समय व्यतीत करने आए हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि आप में से कई लोग मतलबी और छुप कर जिंदगी जीते हैं। मेरी दृष्टि अनुभव की वजह से तेज हो गई है। हमेशा लिमिट्स के अंदर रहना, व्यापार में जाने की कोशिश करना और फिर कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश करना। एक बहुत ही प्राचीन स्लफ, जिसे लैटिन एलियनम कहते हैं, यानी कि दूसरा पीतल। उनके कुछ सिक्के पीतल के बने होते थे जो अभी भी जी रहे हैं और मर रहे हैं, और दूसरे पीतल द्वारा दफनाया गया था। हमेशा पे करने का वादा कर रहे हैं, कल पे करने का वादा कर रहे हैं और आज मर रहे हैं और बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। एहसान मांगना इसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रथा के लिए कितने तरीकों को अपना रहे हैं, सिर्फ स्टेट प्रिजन अपराध को छोड़कर। झूठ बोलना, चापलूसी करना, वोट देना, खुद को सिविलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बांध देना, या पतली और वेपरस जेनरसिटी के लिए वातावरण को फैलाना ताकि आप अपने पड़ोसी को उसके जूते, टोपी, कोट, गाड़ी बनाने या उसके लिए अपनी किराने का सामान भेजने के लिए राजी कर पाएं। उसके लिए अपने आप को बीमार करना ताकि आप बीमार दिन के खिलाफ कुछ कर सकें। कुछ पुरानी चीज़ों में छुपाना, जैसे कि छाती या प्लास्टरिंग के पीछे एक स्टॉकिंग में, या अधिक सुरक्षित रूप से एक ईंट बैंक में। ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ और कितना ज़्यादा और कितना कम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इतने तुच्छ हो सकते हैं। मैं ग्रॉस में भाग लेने के लिए लगभग ये कह सकता हूँ, लेकिन कुछ हद तक सर्विट्यूट, विदेशी रूप जिसे नीग्रो स्लेवरी कहा जाता है। यहाँ इतने सारे उत्सुक और चालाक मास्टर्स हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों को गुलाम बनाया है। दक्षिणी ओवरसियर का होना कठिन है।
उत्तरी होना और भी ज्यादा बुरा है, लेकिन सबसे बुरा तब है जब आप खुद के गुलाम होते हैं। मनुष्य में डिविनिटी की बात करें, हाईवे पर टीमस्टर को देखें, दिन हो या रात बाजार जाते हैं, क्या उसके भीतर कोई डिविनिटी है? उसका सबसे ऊंचा कार्य अपने घोड़ों को चारा और पानी पिलाना होता है। शिपिंग इंटरेस्ट की तुलना में उसके लिए उसकी तकदीर क्या है? क्या वो स्क्वायर मेकर स्टीर के लिए ड्राइव नहीं करेगा? वो कितना भगवान की तरह है और कितना अमर है। देखो कैसे वो डरता है और छिपता है। दिन भर वो कितने अस्पष्ट रूप से डरता है। अमर या दिव्य होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद के विचारों के नौकर और कैदी बने होने की वजह से। जो फेम उसने खुद के कर्मों से जीता है। हमारी अपनी राय की तुलना में जनता की राय एक कमजोर तानाशाह है। एक आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, उसके भाग्य को निर्धारित या संकेत करता है। खुद की आजादी पश्चिम भारतीय प्रांतों में भी सिर्फ इमेजिन ही की जा सकती है। विल्बर फोर्स क्या लाना चाहता है? उन महिलाओं के बारे में भी सोचो जो आखिरी दिन में शौचालय के कुशन बुन रही हैं, ताकि वो अपने भाग्य के हरे रंग को धोखा ना दें। जैसे कि आप एंटर्निटी को बिना नुकसान पहुंचाए समय को मार सकते हैं। पुरुषों का जनसमूह शांत डेस्परेशन का जीवन जीता है, जिसे रिजिग्नेशन कहा जाता है, जो कि कन्फर्म्ड डिस्परेशन है। डेस्परेट शहर से आप डेस्परेट देश में जाते हैं और अपने आप को मिंग्स और मस्क्रेट्स के बहादुरी से दिलासा देना पड़ता है। एक स्टीरियोटाइप्ड लेकिन अजीब निराशा जो मानव जीते के खेल और मनोरंजन के रूप में छुपी हुई है। उनमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि ये काम के बाद आता है। लेकिन बेकरार होकर काम ना करना बुद्धिमानी का गुण है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या कैटेकिज्म के शब्दों का इस्तेमाल करना मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है और जीवन की सच्ची जरूरत और मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि इंसानों ने जानबूझकर जीवन जीने के आम तरीके को चुना था, क्योंकि वो किसी और व्यक्ति के लिए भी यही पसंद करते। वो सच में अभी तक यही सोचते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अलर्ट और हेल्थी नेचर याद रखता है कि सूरज साफ उगता है। अपने भेदभाव को हटाने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कोई भी सोचने या करने का तरीका, चाहे वो कितना ही प्राचीन क्यों ना हो, बिना सबूत के भरोसा नहीं किया जा सकता। हर किसी की आवाज जो आज सच है गूंजती है या शांति से गुजरती है, वो कल झूठ भी हो सकती है। वो सिर्फ राय का धुआं भी हो सकता है, जिस पर कुछ लोगों ने भरोसा किया कि वो बादल उनके खेतों पर खाद की बारिश करेगा। पुराने लोग क्या कहते हैं कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं और तब पाते हैं कि आप कर सकते हैं। पुराने लोगों के लिए पुराने कर्म और नए के लिए नए कर्म। पुराने लोगों को नहीं पता था कि फ्लैश फ्यूल का इस्तेमाल करके आग को चालू रखा जा सकता है। नए लोग एक बर्तन के नीचे थोड़ी सूखी लकड़ी डालते हैं और दुनिया भर में पक्षियों की गति से चक्कर लगाते हैं। पुराने लोगों को मारने के लिए, जैसा कि ये फ्रेज है, उम्र बेहतर नहीं है, शायद ही एक इंस्ट्रक्टर के लिए युवा के रूप में योग्य है, क्योंकि इससे उतना लाभ नहीं हुआ है जितना इससे हानि हुई है। किसी को भी लगभग शक होता अगर सबसे बुद्धिमान आदमी ने जीने के द्वारा एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जी कर सीखा होता। प्रैक्टिकली बुजुर्गों के पास युवाओं को देने के लिए कोई भी बहुत जरूरी सलाह नहीं है, क्योंकि उनका अपना अनुभव ही इतना अधूरा और निजी कारणों से इतनी बुरी तरह फैल रहा है, जैसा कि उन्हें विश्वास करना चाहिए। और हो सकता है कि उनमें कुछ विश्वास बचा हो जो उस अनुभव को गलत साबित कर दे, और वो कम जवान है जितने वो पहले थे। मैं इस ग्रह पर लगभग 30 साल रहा हूँ और मुझे अभी तक अपने सीनियर से कीमती या गंभीर सलाह का पहला सिलेबल सुनना बाकी है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है और शायद इस उद्देश्य के लिए मुझे कुछ बता भी नहीं सकते हैं। यहाँ जीवन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो काफी हद तक मेरे द्वारा आजमाया नहीं गया है, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ कि उन्होंने इसे आजमा लिया है। अगर मेरे पास कोई ऐसा अनुभव होता जो मुझे लगता कीमती है, तो मैं यकीनन रिफ्लेक्ट करता कि मेरे मेंटोर्स ने इसके कुछ भी नहीं कहा है। एक किसान मुझसे कहता है, तुम केवल सब्जी पर नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें हड्डियों को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो धार्मिक रूप से अपने दिन के एक हिस्से को हड्डियों के कच्चे माल के साथ अपने सिस्टम में सप्लाई करने के लिए त्याग करता है। चलते वक्त वो अपने बैलों के पीछे बात करता है कि किस सब्जी से हड्डियां बनती हैं। उसकी हर बाधा के बावजूद हल करने के लिए झटका देता है। कुछ चीजें कुछ सर्कल्स में जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होती हैं।
उनमें से ज्यादा मजबूर और बीमारी से भरे हुए हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो केवल सुख सुविधाएं वाले हैं और दूसरों में भी अभी भी पूरी तरह से अननोन है। ऐसा लगता है कि मानव जीवन का पूरा जमीन उनके पूर्वजों द्वारा दोनों ऊंचाइयां और वैलीज और सारी चीजें जिनका देखभाल किया जाने वाला था वो सब चला गया है। एवलिन के अनुसार बुद्धिमान सुलेमान ने पेड़ों की दूरियों के लिए नियम बनाए थे और रोमन पैटर्स ने तय किया था